बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर एक साथ निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि जिस नकली समाजवाद की चर्चा करता हूं वो असल में पूरी तरह से परिवारवाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकली और असली समाजवादी में अंतर समझाने के लिए राम मनोहर लोहिया, पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जिक्र किया। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवादी थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? इनके परिवार से ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। एक ही फैमिली के 45 लोग। और किसी और ने मुझे कहा कि उनके पूरे परिवार में 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में अखिलेश और जयंत पर जोरदार प्रहार किया। कहा कि दो लड़कों का खेल हमने पहले भी देखा है और जनता ने उनको सबक भी सिखाया था। ये दो लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था, और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के दो गधे ये शब्द प्रयोग किया था, और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। और एक बार तो दो लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ थी, फिर भी उनके हाल नहीं बना। इस प्रकार के मेलजोल से चलता है क्या? अब प्रधानमंत्री की ही लाइन पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले। उन्होंने भी दंगों के बहाने अखिलेश और जयंत को घेरा। योगी ने कहा कि जब यूपी में दंगे हो रहे थे तो दो लड़के दिल्ली में थे। और कांधला को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी भूल नहीं सकता। ये वही क्षेत्र है जहां पर कभी व्यापारी प्लान करता था। आपको याद होगा क्या मुजफ्फरनगर के दंगे के पीछे का कारण क्या था? दंगे का एक ही कारण था, सचिन और गौरव नाम के दो युवक अपनी बहन की रक्षा करने के लिए, एक सोहदे से बचाने के लिए जब कबाल कस्बे में जाते हैं, इन दो नौ युवकों की हत्या कर दी जाती है। उस समय एक लड़का सत्ता में बैठ करके लखनऊ से दंगा करवा रहा था, और दूसरा लड़का, जो ये दो लड़कों की जोड़ी आई है, ये दूसरा लड़का दिल्ली से दंगों का तमाशा देख रहा था। तब इसके मुंह पर कभी नहीं निकला कि ये निर्दोष नागरिकों की हत्या क्यों हो रही है। लगातार 3 दिन और आज अभी थोड़ी देर पहले सहारनपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रहार परिवारवाद और उससे उभर रहे सब कुछ, जातिवाद, दंगा, भ्रष्टाचार, उसी पर फोकस्ड रहा है। चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, उसके बाद इंटरव्यू हो एएनआई के साथ, या फिर आज सहारनपुर में हो। शहजाद पूनावाला बीजेपी से हमारे साथ हैं और तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप दोनों को नमस्ते। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा और जो दर्शक हैं उनसे भी आग्रह करूंगा, अभी तक घर से निकले नहीं है वोट डालने के लिए तो बाहर निकले और इस अधिकार को जरूर पूरा करें। यह आपका अधिकार है और आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप जाएं और वोट करें। तारिक अहमद लारी साहब बताइए, परिवारवाद भारतीय राजनीति का सबसे बड़ी तकलीफ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत अगर एक जगह रुका हुआ है
कहां पहुंच सकता था, ये परिवारवाद ने भारत को रोका है, उत्तर प्रदेश को रोका है। भाई इनको हमारा परिवारवाद दिखता, अपना परिवारवाद नहीं दिखता है, जिसमें येदियुरप्पा के लड़के हैं, जयंत सिन्हा हैं, महाजन जी की लड़की हैं, ये अनुराग ठाकुर हैं, और क्या नाम है ये विजय वर्गीय, कैलाश विजय वर्गीय हैं, विजय गोयल हैं, फर्नांडिस हैं, वरुण गांधी हैं, विजय राजे सिंधिया हैं, उनकी माता जी, ये तो 3 पुरुष थे, विजय राजे सिंधिया, फिर उनकी बेटी और फिर उनका नवासा दुष्यंत सिन्हा है, रमन सिंह का लड़का है, वीपी गोयल का लड़का है, पीयूष गोयल जी हैं, पंकजा मुंडा हैं। ये बेसिक हम राज है। हम परिवारवाद की बात नहीं करते, हम बात करते हैं सरसों के तेल की, रिफाइंड ऑयल की, अरहर दाल की, मसूर दाल की, उड़द दाल की, चना दाल की, और सोया तेल की, चाय की, एलपीजी सिलेंडर की, पेट्रोल की, डीजल की। हम इसकी बात करते हैं तो इस पर जवाब नहीं देते प्रधानमंत्री जी, लेकिन आम को कैसे काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं ये जरूर बता देते हैं वो। ये नहीं समझ आता यहाँ आम अच्छा, ये जो आपने लिस्ट देखी, शहजाद पूनावाला, आप जवाब दीजिए तारिक अहमद लारी साहब का कि परिवारवाद, आपके अगर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू देखा तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया है, पर आपने जो लिस्ट अभी गिनाई है, इस लिस्ट में से कितने लोग ये हैं, ऐसे हैं जो कि एक ही प्रदेश से हैं? आपने तो पूरे भारत से गिनाया। दूसरा कि ये भारतीय जनता पार्टी में इनको ही जगह मिलती है कि एक के पिता के बाद सिर्फ पुत्री को ही जगह मिलेगी और वो भी ऑफिशियल पोजीशन मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है ना, कहीं ऐसी लिस्ट है कि 45 लोगों को, एक ही परिवार के 45 लोगों को ऑफिशियल पोजीशंस दिए गए? वो परिवारवाद हुआ कि होनहार पुत्र या सुपुत्र या पुत्री जो है वो भी राजनीति में आए, मेहनत करे और अपने दम पर आगे बढ़े, लेकिन अलग अलग तरीके से बढ़े, किसी फेवरेटिज्म से नहीं। ये बात प्रधानमंत्री जी ने खुद कही, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने खुद कही। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए कि परिवारवाद बीजेपी का उनको नहीं दिखता, फिर सपा को कोसते हैं। आनंद जी, सबसे पहले तो मैं जनता को बताना चाह रहा हूं कि देखिए, मैं अभी अभी वोट करके भी आया हूं, और जिन लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास होता है वो वोट करने जरूर जाते हैं, पर जो परिवार तंत्र के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो जैसे आज जयंत चौधरी जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन पर, एक नेता होने के नाते, एक पार्टी के नेता होने के नाते भी वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन, जो लोकतंत्र के महायज्ञ में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन नहीं करते। और यही असल में नहीं, उन्होंने ट्वीट किया है कि उनकी पत्नी ने वोट किया है, उनकी पत्नी ने मथुरा में वोट किया है। हो सकता है जयंत जी का वोट वहां ना हो, क्योंकि जयंत जी बिजनौर में रैली करने के बाद दिल्ली जा रहे हैं वापस। नहीं, उनका वोट कहाँ है वो तो खुद ही बताएंगे, परंतु उनकी पत्नी ने वोट किया है तो उनकी पत्नी ने तो जिम्मेदारी निभाई है। परंतु वो खुद आरएलडी के नेता होने के बावजूद भी अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, या उनको अविश्वास है कि उनकी पार्टी और प्रत्याशी उनके वोट के काबिल नहीं है, तो जनता भी उन्हें वोट के काबिल नहीं रखेगी। पर जहां तक सवाल है परिवारवाद का, तो देखिए आनंद जी, पार्टी को परिवार की तरह रखना और परिवार के कुछ सदस्य पार्टी में आए तो वो परिवारवाद नहीं होता, पर परिवार ही मात्र जब सिकुड़कर पार्टी बन जाए तब वो परिवारवाद होता है। जैसे नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद सोनिया, सोनिया के बाद राहुल, राहुल के बाद प्रियंका के बच्चे। जैसे कुमारस्वामी की पार्टी में एचडी देवेगौड़ा, फिर एचडी कुमारस्वामी, उसके बाद उनके परिवार का कोई व्यक्ति होगा। जैसे लालू जी की पार्टी में लालू प्रसाद यादव, फिर तेजस्वी यादव, उसके बाद उनका जो बेटा बेटी होगा वो होगा। जैसे लालू जी की पत्नी भी बनी थी मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव के बाद उनके सुपुत्र, उसके बाद उनके सुपुत्र। तो जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का पद, पार्टी के अध्यक्ष का पद या मुख्यमंत्री का पद एक परिवार के लिए रिजर्व होता है, इसको परिवारवाद कहते हैं, और यही परिवारवादी मानसिकता है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में चुनाव किस पर हो रहा है? चुनाव हो रहा है हमारे 3 पी पर। पी फॉर पेजेंट, पेजेंट्स के लिए मतलब किसानों के लिए हमने जो काम किया है, पी फॉर प्रोग्रेस, जो विकास का कार्य हमने किया है, एंड पी फॉर प्रॉपर व्यवस्था, जो कानून की व्यवस्था हमने बनाई है। आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया है कि विकास ही विचारधारा होनी चाहिए। आज समाजवादी पार्टी कह रही है कि विकास हमारी विचारधारा है। जिस विकास की आप बात कर रहे हैं उसको अपनी विचारधारा बता रही है आज समाजवादी पार्टी। तारिक लारी साहब बताइए क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी ने तो केवल गुंडों का विकास,
माफियाओं का साथ यही तो किया है। समाजवादी पार्टी के जमाने में दंगा एक्सप्रेसवे बना, आज हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने गंज संकल्प वाले लोगों को टिकट दिया है और असलियत में अगर अन्नदाता के लिए कोई काम कर रहा है तो वो व्यक्ति कर रहा तो है आपने जिसने आरोप 1.5 लाख लगाया करोड़ से शहजाद ज्यादा गन्ना भुगतान तारिक किया साहब है, को वो व्यक्ति कर रहा है जिसने शहजाद आप 36,000 जरा तारिक अहमद लारी को जवाब देने दें। माफी की है। भाई इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इल्जाम लगाए हैं। ये भूल गए कि महबूबा मुफ्ती किसकी लड़की थी और किसके साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा था और सरकार बनाई थी जिसको ये आतंकवादी कहते थे, जो पार्लियामेंट अटैक के लोगों को शहीद कहती थी, जिन लोगों का हम लोगों ने न्यूट्रलाइज किया था, जिनको वो शहीद कहते थे, उनके साथ तो मिलकर सरकार इन्होंने बनाई। ये तब वो आतंकवादी नहीं थी, बाद में आतंकवादी हो गई, पहले आतंकवादी थी। इनके साथ रहे तो सब क्लीन है। ये हमको कह रहे हैं कि हम माफियाओं का राज और गुंडों को हम टिकट दे। आपके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका सर्टिफिकेट में रखा हुआ हूं, कहिए तो आपको दिखा दूं। जो उन्होंने एफिडेविट दिया था, उस एफिडेविट में उन्होंने अपने ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो उन्होंने खुद जिक्र किया था। अब जाके उन्होंने खुद ही विड्रॉ कर लिया। वो कौन होते विड्रॉ करने वाले? अगर इतना बेकसूर थे तो कोर्ट से करवाते ना, खुद क्यों विड्रॉ कर लिया? खुद दंगई है, खुद तड़ीपार हैं, खुद के जमाने में 2000 लोगों की हत्याएं गुजरात में करवा दी आप लोगों ने। खुद के जमाने में आप लोगों ने 1992 में आप लोगों ने इतने हजारों लोगों को मरवा दिया दंगा करवा के, और आप इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। ताज्जुब की बात है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपने गरिबान झांकिए शहजाद भाई, तब पता चले कि आप लोग कितने पाक साफ हैं। आप पाक साफ नहीं हैं, आप झूठे बात कर रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। तो झूठा इल्जाम लगाने तो कुछ नहीं होता है। किस्मत बंद हो चुकी है आपकी भी हमारी भी, और ये गारंटी है कि 58 में से 50 से 55 सीटें हमारी आएंगी, आपको खुद यकीन हो जाएगा। शहजाद पूनावाला क्या कहेंगे? पिछली बार 53-58 में से 53 बीजेपी को आई थी, अभी कह रहे हैं कि 55-56 सीटें सपा के आएंगी, जबकि आरएलडी के जयंत चौधरी खुद अपना वोट नहीं डाल रहे हैं। लेकिन शहजाद पूनावाला बताइए। आनंद जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने और दिन दहाड़े सपने देखने पर वैसे कोई टैक्स तो है नहीं, तो उनको सपने देखने दीजिए। परंतु देखिए, इतनी उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है कि आज 2002 के गुजरात के वो दंगों को चुनाव का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं लाहिरी साहब। ये वही जो चीज है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, उसको ये मुद्दा बना रहे हैं। और जिनके समय पर 1000 से ज्यादा दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए जिसमें चौधरी अजीत सिंह जी ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया, उनकी वीडियो क्लिप अवेलेबल है। जिन लोगों ने जिस प्रकार से वहां पर निर्दोष समाज, जो जाट निर्दोष समाज था, उन पर झूठे मुकदमे डालने का काम आजम खान की तरफ से हुआ, उसका वीडियो सामने आया था। और वही नहीं, अबू आजमी ने तो बयान दिया कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट समाज के लोगों ने वहां पर मौलानाओं से झुककर माफी मांगी। इस प्रकार से जिन लोगों की विभाजनकारी मानसिकता हो, जिन्होंने केवल और केवल दंगे दिए हो, जिनके शासन काल में केवल अपराध दिए हो, और जिनकी सूची, प्रत्याशियों की सूची इंडियाज मोस्ट वांटेड की सूची की तरह लगे, जिसमें 75%, इनकी पहली सूची में 75% अपराधी हैं, वो लोग जब अपराध मुक्त और दंगा मुक्त ये आरोप भी है, प्रदेश कुछ बनाने नामी की गिनामी बात करते हैं, गैंगस्टर भी है जो अब भी जेल में है, लेकिन जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उस पर मैं आता हूं, जरा इन विजुअल्स को देखें। ये सहारनपुर की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर पहुंचे और ये सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनका स्वागत किया जा रहा है। दोनों तरफ से लोग खड़े हैं और कुछ कुछ जगह उनके स्वागत, उनको नमस्ते के साथ साथ कुछ फूल भी बरसाए गए, उनका हार्दिक स्वागत किया गया। दूसरे चरण के चुनाव में मतदान करेगा सहारनपुर, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि इसको तो भूल गए थे लोग, यहाँ पर भी दंगे हुए करते थे, यहाँ पर भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, यहाँ पर भी अमनो चैन नहीं था। कहा कि मैंने कम से कम दर्जन बार तो सहारनपुर आया हूँ और यहाँ पर इसके विकास के लिए प्रयास किया है। अब वहाँ ये देखिए फूलों की माला दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उनका स्वागत दोनों तरफ किया जा रहा है। जब वो रैली के लिए चले हैं, पुलिस का बंदोबस्त भी दिख रहा है। तो ये आज की तस्वीरें हैं सहारनपुर से, जब फिजिकल रैलीज आज से शुरू हो गई हैं प्रत्यक्ष। अब बिगुल बजा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि अब तक तो वर्चुअल रैलीज थी, लेकिन आज दूसरे चरण से मैं ये शुरू कर रहा हूं हमारी चुनाव का अभियान उत्तर प्रदेश में, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब बताइए तारिक अहमद लारी,
सहारनपुर में भी आज उन्होंने आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने जिसने यहां पर दंगे कराए, फसाद फैलाया, उसके साथ अब सपा ने जोड़ लिया है हाथ। ये भी कह दिया उन्होंने। जिस आदमी के ऊपर खुद दंगा कराने का इल्जाम, 2000 लोगों की हत्या कराने का इल्जाम, जिसके ऊपर हिंदुस्तान के सबसे बड़ा दंगा कराने का इल्जाम, वो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। शर्म आनी चाहिए सबसे पहले मोदी जी को कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो पूर्व सांसद की जान नहीं बचा पाए, जो अपनी जान की गुहार लगाते लगाते मर गया। और ये बेशर्मों को जैसे हाँ मदद कर रहे हैं तो पुलिस मेरे बस में नहीं, तो ऐसे चीफ मिनिस्टर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था तुरंत। लेकिन बीजेपी ने तो इनको प्रधानमंत्री बना दिया। ये अपने दंगाइयों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तरीपार को होम मिनिस्टर नहीं तो सैफई नहीं आपने तारिक अहमद लारी जो कुछ आप कह रहे हैं इससे दो तीन चीजें सामने निकल कर आती हैं। एक कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे हमें नागवारा है, हम तो हमारी बात करेंगे। कौन सैफई में उत्सव मना रहा था जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे? कौन सैफई में उत्सव मना रहा था बताइए, जब लोग पलायन कर रहे थे? ये सवाल भी पूछा जाएगा। शहजाद पुनावाला, ये देखिए जिस तरफ जब देखिए नफरत की बात करने का काम जो आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, वो भी सामने से दिख रहा है किसको क्या आज की तारीख में सड़क पर चलना एक समय था सर, 2012 से 2017 में सड़क पर चलना दूभर हो गया था। आज लोग ये कह रहे हैं कि हम खुलकर आजादी से निकल सकते हैं। यही बहुत बड़ी बात है। और आप खुद जाकर पूछिएगा लोगों से, अपने ही इलाके में जाके पूछिएगा। शहजाद पूनावाला देखिए आनंद जी, अफसोस की बात है कि तारिक जैसे लोग ये भूतकाल में रहने के आदी हो चुके हैं और इसीलिए जनता ने भी इनको इतिहास काल के कूड़ेदान में डालने का काम किया है। ये देखिए बार बार 2002 के दंगे का जिक्र करके, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा क्लीन चिट दी है और पूरे इनके प्रोपेगेंडा को झूठा साबित किया है। आज वो इनके लिए कोर्ट कोई मायने नहीं रखते हैं शहजाद पूनावाला। ये तो पहले भी दिखा चुके हैं कि इनके लिए कोर्ट कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि जिसको कोर्ट दोषी करार देता है उसको ये बेकसूर मानते हैं। जिसको कोर्ट कहता है कि गैंगस्टर एक्ट में उनको अंदर रहना चाहिए, बेल नहीं मिलेगा, उसको भी ये बेकसूर मानते हैं। और दिन दहाड़े डंके की चोट पे पूर्व मुख्यमंत्री बैठकर कहता है कि मैं मानता हूं कि वो बेकसूर हैं। तो इनके लिए कोर्ट कोई मायने नहीं रखते हैं। जब फैसले इनके अनुकूल होते हैं तो कोर्ट की वाहवाह करते हैं, जब प्रतिकूल होते हैं तो कोर्ट को ही गाली देते हैं। ये वैसे लोग हैं। अब देखिए और तस्वीरें आई है जहां सफाई कर्मचारियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। ये सफाई कर्मचारी वहां खड़े हुए सहारनपुर में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। ये भी अब तस्वीरें सहारनपुर से आ रही है। हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग सब खड़े हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था कि अब जो पॉलिटिकल लेक्सिकॉन है, जो बात करने का तरीका है, लोगों को बताने का तरीका है, राजनीति का तरीका है, वो सबका साथ है। सबके मत को साथ पे लेके चलने का निश्चय मैंने किया है, वही हम करेंगे। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। ये तस्वीरें खुद एक अपनी कहानी बयां कर रही हैं। अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आज औपचारिक तौर पर उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। खली सिमौर हिमाचल के हैं और रेसलिंग की दुनिया में बहुत बड़े जाने माने विख्यात रेसलर माने जाते हैं। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन WWE और WWF में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। और खली पंजाब पुलिस में भी भर्ती हुए थे। हिमाचल के खली पहली बार नहीं है जो बीजेपी के सपोर्ट में निकले हैं। आज तो बीजेपी में फॉर्मली ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में जादवपुर में इन्होंने अनुपम हाजरा के लिए कैंपेन भी किया था। अमित सिंह जुड़ रहे हैं। जी अमित, देखिए
इस वक्त एक और खबर आ रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एमओएस पीएमओ वहां मौजूद थे जब उन्होंने खली को शामिल किया। 7 फुट 1 इंच का कद है खली का और जहां जाते हैं लोग इन्हें नहीं भूलते। एक और बड़ी खबर आई है कि आशीष मिश्रा, गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। 4 किसानों पर गाड़ी चलाने के आरोप में आशीष मिश्रा उसमें एक्यूज थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इस वक्त आशीष मिश्रा को जमानत दी है। अमित सिंह जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। जी अमित, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि चुनाव से पहले इस चरण में आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा, उनको कोर्ट ने जमानत दी है। यहाँ बिल्कुल अजय मिश्रा को जमानत दी है, हाई कोर्ट से जमानत मिली है और जमानत की जो वजह बताई गई है पूरे मामले में जो है चार्जशीट था, लिहाजा अजय मिश्रा के वकील ने हाईकोर्ट ने दलील दी कि अब चूंकि इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है और ये कहा गया है कि जितने भी गवाह हैं इस पूरे मामले में उन गवाहों से को किसी भी तरीके से आशीष मिश्रा प्रभावित नहीं करेंगे और उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी ये बताता है कि अभी तक किसी गवाह के साथ या किसी इस मामले में वो किसी एविडेंस के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे वो या फिर उनसे जुड़े कोई भी शख्स, तो लिहाजा हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। अब आशीष मिश्रा जो है मुख्य आरोपी हैं लखीमपुर मामले में और ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। जी अमित, क्या जमानत की कंडीशंस क्या हैं, टर्म्स क्या हैं और क्या वादे किए गए हैं आशीष मिश्रा के पक्ष द्वारा कोर्ट को? हाईकोर्ट ने उन्हें साफ साफ लफ्जों में कहा है कि उन्हें जमानत दी जाती है, लेकिन इस मामले में जितने भी गवाह हैं, जो एविडेंस हैं, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और आशीष मिश्रा ने ये कोर्ट में कहा भी है, वकील की तरफ से कोर्ट में कहा गया है किसी भी गवाह को वो प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही भी एविडेंस के साथ वो छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वो अपना पासपोर्ट भी हाईकोर्ट में वो जमा कराएंगे और जब भी उन्हें शायद बाहर जाना होगा तो नजदीकी पुलिस स्टेशन को बताकर वो जाएंगे। तो ये तमाम शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी गई है। जी जी अमित, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। हिजाब विवाद से जुड़ी कर्नाटक का हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक जनहित याचिका दाखिल की गई जिसमें मांग की गई कि छात्राओं को हिजाब के साथ स्कूल तथा कॉलेज जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ये मामला कर्नाटका हाई कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाहती है कि हाई कोर्ट कोई अंतरिम राहत देता है नहीं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की कब सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। विजय कौशिक कांग्रेस पार्टी से, शादाब चौहान और शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं इस वक्त। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, शहजाद पूनावाला, देवदत्त कामत का कांग्रेस से जुड़ा होना, कपिल सिब्बल का कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होना, कांग्रेस पार्टी का सीधा स्कूल के अंदर हिजाब का समर्थन नहीं, ये प्रयोग नहीं, ये वोट बैंक का उद्योग है। बार बार कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम का हाथ उन तमाम तुष्टिकरण के मौलानाओं और हार्डलाइन कट्टरपंथियों के साथ होता है, शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक। और आज हिजाब के मामले में भी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से इस पर सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको जब केरल सरकार ने यही फैसला लिया था स्टूडेंट पुलिस कैडेट के इस विषय पर, तब उन्होंने इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो राजस्थान में कहती है कि घूंघट दक्यानुसी है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आज कर्नाटका हाईकोर्ट ने इसमें लार्जर बेंच में भेजने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रिफ्यूज कर दिया है, इसको अभी फिलहाल एंटरटेन करने का। तो फिर भी इस पर सांप्रदायिक राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी को पूछा जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की इतनी चिंता है तो जब शाहबानू मामले में महिलाओं को मेंटेनेंस का विकल्प दिया गया तो उसका क्यों विरोध किया गया? जब शायरा बानू मामले में 3 तलाक का उनको छुटकारा मिलने के लिए एक विकल्प दिया गया तो उसका क्यों विरोध किया गया? और जहां तक हिजाब है, हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं माना गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के भी वर्डिक्स है, 2015 के मद्रास हाई कोर्ट, कई सारे वर्डिक्स है जिसमें कि हिजाब को एसेंशियल पार्ट नहीं माना गया है। फिर भी पर देखिए शहजाद, दुनिया में तो बहुत सारे इस्लामिक देश भी हैं जिन्होंने खुद कहा है कि खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में
शिक्षा के संस्थानों में हिजाब को मैंडेटरी नहीं किया गया है। इजिप्ट में तो इसको पार्शियल बैन किया है, अब तो वहां उनकी उधर की सरकार में एक बिल है जो कि पारित होना बाकी है। मैं शादाब चौहान से पूछना चाहूंगा कि हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, हम पीछे बढ़ा रहे हैं? 1960-70 का अफगानिस्तान क्या था, आज का अफगानिस्तान क्या है? 1973-1970 के दशक में ईरान क्या था, आज ईरान क्या है? हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? इसको अचानक से इतना बड़ा मुद्दा बनाना और इसको ये कहना कि एसेंशियल है, ये तो पीछे जाने वाली बात हुई, आगे जाने वाली बात नहीं हुई। सबसे पहले हमने आज वोट जो किया है वो जनता के हितों के लिए वोट किया है और सबसे अपील भी है कि इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ वोट करें। दूसरी बात, जो हिजाब का क्वेश्चन आप कर रहे हैं, राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, राइट टू वियर टू ड्रेस, उनका राइट है कि क्या पहनना है। अगर ये सरकारें तय करेंगी, ये सनातन संस्कृति पे भी कल को हमला होगा कि हमारे हिंदू भाई हाथ में कलावा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर कल को कोई ये स्कूल के नियम अलग है ना शादाब सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, हर किसी व्यक्ति का अपना अपना निजी पर्सनल फेथ होता है, उसके हिसाब से वो कुछ कपड़े पहनते हैं, लेकिन हर स्कूल का एक नियम होता है, स्कूल का एक यूनिफॉर्म अरे होता है। सुन तो ली, आप जवाब सुनेंगे तो तब पूरा होगा। स्कूल के अंदर भी अरे सुन तो लीजिए आप, मैं जानता हूं कि अगर मैं सवाल करूंगा तो आप नहीं, आप बोलिए। क्या बीजेपी कोई ऐसा कानून बनाएगी कि कोई हिंदू बच्चा तिलक लगाकर स्कूल नहीं जा सकता, हाथ में कलावा लगाकर स्कूल नहीं पहन जा सकता, हमारे सिख भाई टर्बन पहन के स्कूल नहीं जा सकते? क्या कोई ऐसा कानून यही पे डिफरेंस है। सिखों का टर्बन सिखों का पटका, मैं आपको बताता हूँ, आप गलत बयानी कर रहे हैं। सिखों का पटका सिखों का पटका उनके धर्म का एक अभिन्न अंग है और वो किसी को ढकने के लिए नहीं, वो सर में बाल इधर उधर ना हो उसको एक जगह बांध के रखने के लिए उनके नियम बताए गए हैं। ये उनका पिलर ऑफ फेथ है, एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन नहीं है शादाब। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, राइट टू वेयर क्लोथ्स है और वो किसी एक इंस्टीट्यूशन के रूल से ऊपर है, आप ये कह रहे हैं कि एक स्कूल के नियम से ऊपर आपका पर्सनल फेथ है, आप एक स्कूल के आपका तो आप ये कह रहे हैं कि कल को फिर ये स्कूल पर आके नहीं रुकेगा। मैं आपको कह रहा हूं, कल फिर लोग ये कहेंगे कि मस्जिद में भी हम वही कपड़े पहनेंगे और वहीं जाकर जो वही करेंगे जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मंदिर के अंदर भी वही करेंगे जो हमारा फंडामेंटल राइट है, एक कंपनी के अंदर भी वही करेंगे जो हमारा फंडामेंटल राइट है। और दूसरी बात, आज आप ये कह रहे हैं कि हम इनको अलग करके दिखाएंगे, फिर कहेंगे कि इनको अलग क्लासरूम दीजिए, तीसरा कहेंगे इनको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। यही 50 साल के अंदर अफगानिस्तान में हुआ है। आप यही चाहते हैं भारत में हो? मेरा दिमाग बड़ी जल्दी पढ़ लेते हैं, लेकिन आरएसएस के लोगों का दिमाग नहीं आरएसएस, यहाँ बात आरएसएस बीजेपी की है ही नहीं, यहाँ मैं आपके दिमाग की बात कर रहा हूँ, आपकी सोच क्या है? आपकी सोच तालिबानी है कि आपकी सोच हिंदुस्तानी है? आपकी सोच तालिबानी है कि आपकी सोच हिंदुस्तानी है? मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे। आप पाकिस्तानी है, मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपकी सोच तालिबानी है या हिंदुस्तानी है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। भारत के दुश्मन हैं, आप गद्दार हैं, वो चाहिए कराइए मेरे। कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी सोच तालिबानी है या आपकी सोच हिंदुस्तानी है? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ। आप इसका सीधा जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। शहजाद पूनावाला सीधा जवाब नहीं देंगे, सीधा जवाब नहीं देंगे। ये यहीं से शुरू होगा। मैं पूछ रहा हूँ शहजाद पूनावाला, आप एक बात बताइए, क्या एक अग्यारी के अंदर मैं अपने चोरे हुए कपड़े पहनकर जा सकता हूँ? एक मस्जिद के अंदर अपनी मर्जी से जैसा भी मैं चाहूं वैसा जा सकता हूं? एक मंदिर के अंदर जैसा मैं चाहूं वैसा मैं जा सकता हूं? अगर सब जगह अपने एक इंस्टीट्यूशन के नियम है, धार्मिक इंस्टीट्यूशंस के नियम है, तो स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नियम है तो उसको कोई फॉलो नहीं करेगा। वहां मैं ये आके कहूं कि मेरी मर्जी चलेगी, यही तो दिखा रहे हैं। यही मूल मुद्दा है। क्या ये शादाब चौहान बोलेंगे कि मदरसे में कोई जीन्स पहनकर चला जाए, मिनी स्कर्ट पहनकर चला जाए? अगर ये स्वतंत्रता और चॉइस की बात है तो क्या महिलाओं को ये अधिकार दिया जाएगा? दूसरी बात, ये महिलाओं के अधिकार का सवाल नहीं है। ये यूनिफॉर्म जो कोड था वो तो पहले से था, दिसंबर 2021 तक ये मामला नहीं बना क्योंकि अगस्त 2021 में इन्होंने अंडरटेकिंग भी साइन की थी। दिसंबर 2021 तक जो मामला सही लग रहा था वो जनवरी 2022 में सांप्रदायिक रूप क्यों लेता है? क्योंकि चुनाव पास आते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं शादाब चौहान से कि अगर यहाँ पर हिजाब वर्सेस भगवा या हिजाब वर्सेस हिंदुत्व की बात ही नहीं है। यहाँ पर हिजाब वर्सेस नो हिजाब की बात है या सोच की बात है कि आपकी सोच प्रोग्रेसिव है कि रिग्रेसिव है।
आप गलत लाइन पकड़ रहे हैं, जो भी पकड़ रहे हैं। एक बीजेपी को अपोज करने के लिए आप अपने समाज के अंदर इस तरह की रूढ़िवादी मानसिकता को नहीं ला सकते आप। मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, जरा ध्यान से सोचने की जरूरत है। नहीं, कोई कुछ भी कहेगा, आप कुछ भी करेंगे, मेरी मर्जी हर जगह चलेगी, ऐसा नहीं होता है। एक समाज में रहते वक्त समाज के रूल, कोर्ट्स भी कह चुके हैं कि समाज के जो नियम हैं वो एक इंडिविजुअल के राइट्स के ऊपर हक, उसका ओहदा उससे बड़ा होता है कि समाज का नियम क्या होता है वो जरूरी है। कर्नाटक के इस मामले पर सियासी बहस तो तेज हो ही रही है। वहां सहारनपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में हिजाब विवाद पर बोला। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बेटियों को बरगलाया जा रहा है।